हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है तमन्ना एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन पासा स्टडी ग्रुप। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने घर में आप सुरक्षित होंगे। तो गाइस, पासा स्टडी ग्रुप में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि जो लास्ट क्लास में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया था, आज ये उसका सेकंड पार्ट है। और इसके अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट एक्ट्स हैं जिसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है तैयार हो जाता है, वो कुछ एक इम्पोर्टेंट एक्ट्स जो हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। और आई होप कि वो सारे एक्ट्स जो है आज आपको अच्छे से समझ आए और आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अच्छी सी नॉलेज मिले। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड। तो गाइज़ देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको करवाया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वही कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड सबसे पहले कब करी गई थी, मैंने आपको तब भी बताया था 1934 में कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे पहले डिमांड करी गई थी। और डिमांड की किसने थी? एम.एन. रॉय। कौन थे? एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय ने सबसे पहले कहा था कि भाई हाँ, इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और वो अपने हिसाब से अपने देश को चला सके, इतनी कैपेबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। तो गाइज़, आज मैंने आपको जब लास्ट क्लास में करवाया था तब मैंने आपको एक्ट्स जो है करवा दिए थे। तकरीबन मैंने आपको 1857 तक जो है आपको करवाए थे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट करवाया था। इसके अंदर क्या हुआ था? इसके अंदर फर्स्ट जो आपका हाई कोर्ट है वो स्टार्ट किया गया था। फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट था। इसके अंदर फर्स्ट जो आपका है बंगाल का गवर्नर जनरल वो नियुक्त किया गया था। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स जो था बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल था। इसके अलावा फिर 1784 का जो था क्विट्स इंडिया एक्ट आया था, जिसका अदर नेम क्या था? इसका अदर नेम मैंने आपको करवाया था ना। अदर इसका अलग, इससे अलावा क्या नाम था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या था इसका अदर नेम? एक्ट ऑफ सेटलमेंट इसका नाम रखा गया था। तो 1773 के अंदर जो कमी थी उनको दूर करने के लिए एक्ट आया था। फिर 1833 का आया, 1853 का आया। ये ऐसे करके हमने काफ़ी सारे एक्ट जो हमने किए थे, आज हम उनसे आगे जो है स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइज, लेट अस स्टार्ट विद द सेकंड स्लाइड। हाँ जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1857 से लेके 1947 तक जितने भी आपके इम्पोर्टेंट अधिनियम हुए थे, जितने भी आपकी महत्वपूर्ण जो भी बातें थी, जो भी अधिनियम जो बीच में पास करे गए थे, वो सारे 1858 से स्टार्ट हो जाते हैं। 1857 का आपको पता है, जो फर्स्ट जिसे कहते हैं फर्स्ट, क्या बोलते हैं, जो फर्स्ट वॉर जो आपकी हुई थी यानी कि स्वतंत्रता के लिए पहली लड़ाई जिसे कहा जाता है, वो हुई थी 1857 में। 1857 की महान क्रांति जिसे कहा जाता है। 1857 के बाद में इंडियंस को ये हो गया था कि भाई हाँ, हम अपने लिए लड़ सकते हैं, अपने लिए हम आवाज़ उठा सकते हैं। हम इन ब्रिटिशर्स को हमारे ऊपर कंट्रोल करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और ब्रिटिशर्स को भी ये लगने लगा था कि भाई अब इंडियंस ने आवाज़ उठानी जो है स्टार्ट कर दी है। और अब इन्होंने क्या देखा कि भाई अगर हमें इंडियंस के ऊपर राज करना है तो हमें इनके साथ की ज़रूरत पड़ेगी। 1857 से लेके 1858 से लेके 1947 तक इसे, अगर आप इंडियन पॉलिटी के अंदर देखें तो इसे कहा जाता है ताज का शासन। क्या कहा जाता है? ताज का शासन। 1858 से स्टार्ट हो जाता है। 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है उससे जो है ये स्टार्ट हो जाता है। जब वो लड़ाई हुई थी 1857 की, उसके बाद में क्या महसूस किया गया कि भाई अगर इंडियंस के ऊपर ब्रिटिशर्स को राज करना है तो उन्हें उसके दिमाग से भी चलना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या स्टार्ट किया था कि भाई हाँ, हमें इनके लिए अलग से अधिनियम या फिर इनकी हेल्प जो है हमें लेनी पड़ेगी। तो 1858 का फर्स्ट आया था भारत शासन अधिनियम 1858। हाँ जी, तो 1858 के अंदर जो आया था भारत शासन अधिनियम। 1858 के अंदर कौन सा आया था? सबसे पहला आया था भारत शासन अधिनियम। और इसके अंदर क्या किया गया था? भारत के शासन को अच्छा चलाने के लिए ये जो कानून है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है स्टार्ट करा था। और इसने क्या किया था? गवर्नर अक्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियाँ ब्रिटिश राजशाही को क्या कर दी गई थी? स्थानांतरित। अब क्या किया इन्होंने? क्या किया था? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया है यानी कि जो इंग्लैंड में बैठी जो आपकी वो क्या थी, महारानी एलिजाबेथ टू, क्या आ गई? महारानी एलिजाबेथ टू।
उसके अकॉर्डिंग अब उन्होंने क्या किया था कि भारत के शासन को अच्छा बनाने के लिए उन्होंने इस अधिनियम को पास किया था। और इस अधिनियम के अंडर ये जो अधिनियम आपका आया था, ये जो आपका अधिनियम आया था, हमने लास्ट क्या सीखा था? सबसे पहले कौन बनाया गया था? बंगाल का गवर्नर जनरल। पहले क्या बनाएगा? बंगाल का गवर्नर जनरल। फिर इस बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके क्या किया गया था? भारत का गवर्नर जनरल। क्या किया गया था? भारत का गवर्नर जनरल। इसका नाम चेंज किया गया था। पहला बंगाल गवर्नर जनरल कौन था? पहले जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। और जब भारत का गवर्नर जनरल जब इसका नाम चेंज कर दिया गया था तब कौन बनाए गए थे? फर्स्ट थे विलियम बेंटिक। कौन थे? विलियम बेंटिक। अब क्या किया गया था? 1858 के अधिनियम के अकॉर्डिंग 1858 के अधिनियम के अकॉर्डिंग आपके क्या बनाए गए थे? अब बनाए गए हैं भारत के अंदर वाइसराय। क्या बनाए गए हैं? वाइसराय। मतलब इनका वही है। यानी कि सारा का सारा कंट्रोल किसका होगा? सारा का सारा कंट्रोल होगा जो इंग्लैंड के अंदर बैठे हैं, सारा कंट्रोल होगा उनका। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया? वाइसराय को नियुक्त कर दिया, जो कि क्या देखेगा भारत के अंदर क्या कुछ चल रहा है, ये उस चीज़ के लिए होगा। यानी कि भारत का शासन अब सीधे किसके हाथों में चला गया था? महारानी विक्टोरिया के अधीन गया था। और गवर्नर जनरल का जो नाम चेंज कर दिया गया था, भारत का वाइसराय किया गया था। क्या नाम किया गया था? भारत का वाइसराय। और भारत के ब्रिटिश ताज का जो प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व यानी कि भारत को रिप्रेजेंट कौन कर रहा था? ब्रिटिशर्स के यहाँ ये वाइसराय करता था। और फर्स्ट वाइसराय जो भारत का बनाया गया था वो था लॉर्ड कैनिंग। वो क्या था? लॉर्ड कैनिंग जो है फर्स्ट वाइसराय बनाया गया था। और इस अधिनियम ने क्या किया था? यानी कि भारत के अंदर जो द्वैध शासन प्रणाली है, द्वैध शासन प्रणाली क्या है? आपकी सेंट्रल लेवल पे अलग और जो आपकी ये होती है ना, जिसे डायरकी सिस्टम बोलते हैं, और स्टेट लेवल पर अलग गवर्नमेंट। ये तो फर्स्ट वाइसराय जो भारत शासन अधिनियम 1858 के अंडर बनाया गया था वो कौन थे? वो थे लॉर्ड कैनिंग। फर्स्ट बनने वाले थे लॉर्ड कैनिंग। और इसके लिए क्या था? भारत का जो राज्य सचिव था ना, इसके अंदर एक जो इन्होंने पोस्ट बना दी कि भारत के अंदर राज्य सचिव बनाया जाएगा। और जो कि किसके प्रति उत्तरदायी होगा? ये राज्य सचिव जो है किसके प्रति उत्तरदायी होगा? ये होता था जो आपकी ब्रिटिश संसद है उसके प्रति ये उत्तरदायी होता था। यानी कि भारत के अंदर शासन कैसे चलाना है, कैसे उसके ऊपर कंट्रोल रखना है, उन सारी चीज़ों की रिपोर्ट ये कहाँ देते थे? ब्रिटिश संसद के अंदर। और वो कौन थे जो फर्स्ट यहाँ पर वाइसराय बनाए गए थे? वो थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो ब्रिटिश शासन। अब इसके अंदर क्या किया गया था? इसके शासन क्या किया गया था? ब्रिटिश क्राउन उस टाइम पर कौन थी? महारानी विक्टोरिया। कौन थी? महारानी विक्टोरिया। सबसे अपर लेवल पर आएंगी ये। और भारत के अंदर कौन बनाया गया था? भारत सचिव यानी कि ब्रिटेन के अंदर भारत को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? वो होता था भारत का सचिव। और भारत के अंदर कौन बनाए गए थे? गवर्नर जनरल, जिसे क्या नाम दिया गया था? वाइसराय। जिसे क्या नाम दिया गया था? वाइसरॉय। यानी कि जो इंडिया के अंदर रह के रिप्रेजेंट इंडिया के अंदर जो भी कंट्रोल रख रहे थे वो कौन थे? वाइसरॉय। और जो इंग्लैंड में बैठे हुए इंडिया को जो क्या कर रहे थे? रिप्रेजेंट कर रहे थे, वे क्या कहे गए थे? भारत के सचिव। उन्हें क्या कहा गया था? भारत के सचिव कहा गया था। तो सबसे ऊपर कौन आएंगी? महारानी विक्टोरिया। फिर आएंगे राज्य सचिव जो कि ब्रिटेन के अंदर, और गवर्नर जनरल जो कि भारत के अंदर थे इंडिया को कंट्रोल करने के लिए। और भारत सचिव जो यहाँ पर बनाया गया था उसकी हेल्प से इन्होंने क्या किया था? एक 15 मेंबर्स की इन्होंने एक जो है परिषद का गठन किया था। ये क्या थी? एक थी सलाहकार समिति। ये क्या थी? एक सलाहकार समिति। और इस समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? जो इस समिति का अध्यक्ष होता था, यानी कि जो इसको हेड करता था, वो होता था भारत का सचिव। और जो ये कानून बनाया गया था इसके अंडर क्या किया गया था? यानी कि एक परिषद का गठन किया गया और इसमें निगमित निकाय था जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था और इस पर भी मुकदमा हो सकता था। यानी कि ये जो आपकी 15 मेंबर्स की
जो कमेटी बनाई गई है, जो आपकी परिषद बनाई गई है, ये कम्प्लीटली ये नहीं है कि भाई हाँ इसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता, इसकी रिपोर्ट्स के बारे में भी कुछ कहा जा सकता था, यानी कि इसके खिलाफ़ जो है कोई भी कानून बनाया जा सकता था या फिर इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाई जा सकती थी। तो आपको ये समझ आया कि भारत के अंदर तो वाइसराय बनाए गए थे और इंग्लैंड के अंदर भारत सचिव बनाया गया था, जो कि भारत की यानी कि इंडिया की जो भी रिपोर्ट्स है वो उनको पेश करता था। ठीक है, हाँ जी। अब इसके अलावा क्या किया गया था, भारत में जो भी काम था, कोई भी इसके अंदर क्या किया गया था, चलो ठीक है इन्होंने इंडिया को जो है अकेले छोड़ दिया, अब यहाँ पर कोई ब्रिटिशर्स नहीं है, कोई यहाँ पर ये नहीं है, कोई ज़्यादा रूल रेगुलेशंस है, लेकिन अभी भी कंप्लीट जो कंट्रोल था वो किसके अंडर था, जो ब्रिटिशर्स हैं, जो वहाँ की कौन है, वहाँ की जो महारानी है यानी कि विक्टोरिया, यानी कि इंडिया का जो कंप्लीट कंट्रोल है, अब जो इंडिया का कंप्लीट कंट्रोल है वो अब किसके हाथों में चला गया था, महारानी विक्टोरिया के हाथों में। और वो डायरेक्टली इंग्लैंड के अंदर बैठी बैठी इंडिया के अंदर क्या हो रहा है या फिर रूल रेगुलेशंस वहाँ कैसे काम कर रहे हैं उसके ऊपर नज़र रख रही थी, कहाँ बैठे बैठे, ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड के अंदर। भारत का जो एक सचिव है वो कहाँ नियुक्त किया गया था, ब्रिटेन के अंदर। और इंडिया के अंदर कौन बनाए गए थे, गवर्नर जनरल यानी कि वाइसराय। भारत के गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके अब क्या किया गया था, वाइसराय कर दिया गया था। और फर्स्ट जो वाइसराय बनाया गया था वो थे लॉर्ड कैनिंग। वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, ये उनकी पिक्चर है। तो इससे आगे ये नहीं है कि भाई हाँ 1858 का अधिनियम है, अब इससे आगे और भी जो है इन्होंने अधिनियम जो है पास करे थे, पास करे थे, जिनमें कौन सा आता, सबसे पहले आता है भारत परिषद अधिनियम 1861। सबसे पहले आता है भारत परिषद अधिनियम 1861। और इसके अंदर क्या किया था, जो ब्रिटिश संसद है उसने 3 अधिनियम जो पास करे थे, 1861 का, 1892 का और 1909 का। अब इस अधिनियम के अंदर क्या किया गया था, 1862 के अंदर यानी कि 1861 का जो अधिनियम है ये पास किया गया था। और इसके अंदर क्या किया गया था इस प्रकार से कि भाई कुछ भारतीयों को जो इन्होंने परिषद बनाई थी उसके अंदर गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित किया गया, यानी कि जो इन्होंने 15 मेंबर्स की जो इन्होंने परिषद बनाई थी उसके अंदर इन्होंने क्या किया कि इंडियंस उसके अंदर काम कर सकते हैं, लेकिन वो कौन से जो है पोस्ट पे होंगे, नॉन गवर्नमेंट। कौन से होंगे, नॉन गवर्नमेंट, यानी कि इंडियंस जो है इनके साथ मिलके काम कर सकते हैं, लेकिन वो सरकार का हिस्सा नहीं होंगे। वे भले ही इनके साथ मिलके काम करें, ये उनसे पूछेंगे, उनसे काम भी करवाएंगे, लेकिन ये इंडियंस को किस पोस्ट पे होने का अधिकार नहीं था। इंडियंस को पोस्ट पे अधिकार नहीं था कि वो गवर्नमेंट पोस्ट पे जो है काम करे, तो उन्हें ये जो है नहीं दिया गया था। और 1862 के अकॉर्डिंग ये जो 1861 का जो अधिनियम है इसी के अंडर 1862 में जो लॉर्ड कैनिंग है उसने 3 भारतीयों को, जो 3 भारतीय थे उनको है ये जो इनकी विधान परिषद थी उसके अंदर जो इन्होंने ऐड किया था। 3 भारतीय कौन से थे वे, भारत के अंदर 3 भारतीय, जैसे बनारस के राजा कौन थे, बनारस के राजा, ठीक है, और पटियाला के महाराजा और थे इनके सर दिनकर राव। कौन थे, सर दिनकर राव। ये जो 3 थे इन्होंने क्या किया था, ये जो परिषद इन्होंने जो परिषद बनाई थी उसके अंदर इन्होंने 3 नॉन परमानेंट मेंबर्स को जो है अपॉइंट किया था। 3 जो है नॉन परमानेंट मेंबर्स को इन्होंने अपॉइंट किया था। और इस अधिनियम में क्या क्या किया गया था, यानी कि ये जो अधिनियम है ये किस के ऊपर लागू किया गया था, बम्बई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी है उनके साथ में ये है, बम्बई और बंगाल की जो प्रेसिडेंसी है, जो लास्ट में उन्होंने ये जो 1773 का एक्ट जब आपको बताया गया था तब इन्होंने क्या किया था कि
बंगाल और जो बम्बई है, मद्रास और बम्बई है, उसको किसके अंडर कर दिया था? बंगाल के अंडर। किसके अंदर किया था? बंगाल के अंडर। और फिर अब इन्होंने जो 1861 है उसके अंडर दोबारा से इन तीनों को अलग अलग कर दिया था, यानी कि जो डिसेंट्रलाइजेशन इन्होंने की थी कि भाई अलग अलग राज्य अपनी अपनी शक्तियों को बांट सकता है, इन्होंने दोबारा से डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया था, जिसे कहा जाता है विकेंद्रीयकरण। जिसे कहा जाता है विकेंद्रीयकरण, यानी कि शक्तियों का बंटवारा। क्या क्या था? इन्होंने शक्तियों का बंटवारा अलग अलग। और हाँ जी, जो ये भारत परिषद अधिनियम था 1861 का, भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंडर क्या किया गया था? अलग अलग जो प्रेसिडेंसी थी उन सबको दोबारा से इन्होंने क्या कर दिया था? डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि विकेंद्रीयकरण। विकेंद्रीयकरण का मतलब होता है जब आप शक्तियों का बंटवारा कर देते हैं। अब इसके अंडर क्या किया गया था? इसके अंदर कुछ स्टेट्स हैं, जैसे कि आपके हो गए, मतलब अलग अलग स्टेट्स हैं, जैसे कि पंजाब है, उत्तर पश्चिमी जितने भी राज्य हैं उनके अंदर क्या किया गया था? विधान परिषद है उनका गठन किया गया था 1861 के अंदर। विधान परिषद का गठन किया गया था 1862, 1866 और किया गया था 1897 में। जितने भी आपके उत्तर पश्चिम सीमा के जितने भी राज्य हैं और पंजाब है उसके अंदर 3 जगह पर 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन किया गया था। और लॉर्ड कैनिंग ने जो अपना पोर्टफोलियो जो है फॉलो किया था उसको जो है माना गया था, यानी कि इनकी जो भी इन्होंने अपने रूल रेगुलेशंस बनाए थे वे उसमें ये सक्सेसफुल हो गए थे। तो भारत परिषद अधिनियम आया 1861 का, जो कि कब से इसने काम करना स्टार्ट किया था? 1862 से इसने जो है काम करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अब इससे आगे आएगा 1892 का अधिनियम। 1892 का अधिनियम, इसके अंदर दे रखा है केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की जो है संख्या बढ़ा दी गई थी। इन्होंने क्या किया था? जो इनकी संख्या थी उसको जो है बढ़ा दी गई थी, सरकारी और गैर सरकारी दोनों चीज़ों की। इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि करके उन्हें बजट पर बहस करने के लिए, कार्यपालिका के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए अधिकृत किया था, यानी कि अब जो इंडियंस हैं विधान परिषद के कामों में वृद्धि करके बजट के ऊपर बहस करने के लिए जो कार्यपालिका के प्रश्न है उनको जो बढ़ा दिया गया था। और केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था, यानी कि वायसराय की शक्तियों में इन्होंने क्या किया था? उनका भी प्रावधान किया गया था। और इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करने की शक्ति दी गई थी, यानी कि जो 1862 का अधिनियम था इसमें क्या किया गया था? विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए क्या किया था? इन्होंने जो नाम है यानी कि जो पोस्ट है वे इन्होंने बढ़ा दी थी 1892 के अधिनियम के अकॉर्डिंग, यानी कि जो भी ये जो सरकारी पदों पर या फिर गैर सरकारी पदों पर पर्सन्स जो है अपॉइंट किए जाते थे उनकी इन्होंने संख्या बढ़ा दी थी। और विधान परिषदों के कामों के अंदर जो बजट सेशंस है उनके ऊपर बहस कर सकते थे इंडियंस। ठीक है, तो ये हुआ 1892 का। इसके बाद आता है 1909। इसके बाद आता है 1909। 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे कहा जाता है मोर्ले मिंटो सुधार। यानी कि मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। क्या कहा जाता है? मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इसके अंदर मोर्ले मिंटो उस टाइम पर जब 1909 में ये अधिनियम जो पास किया गया था उस टाइम पर जो लॉर्ड मोर्ले हैं यानी कि जो मार्ले हैं वो क्या थे? इंग्लैंड के अंदर भारत के राज्य सचिव थे, यानी कि जो लॉर्ड मार्ले हैं ये क्या थे? इंग्लैंड के अंदर थे भारत की तरफ से राज्य सचिव। और जो मिंटो थे यानी कि जो ये जो बनाए गए थे लॉर्ड मिंटो, ये कौन थे? भारत के वाइसरॉय। ये कौन थे? भारत के वाइसराय। ये थे भारत के वाइसराय।
अब इन्होंने ये 1909 के अंदर एक और अधिनियम इन्होंने पास कर दिया था, जो जिसे हम क्या कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। और ये जो अधिनियम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी मतलब क्वेश्चंस इसमें एग्ज़ाम्स में भी इससे आते हैं। अब इसके अंदर क्या किया गया था, केंद्रीय और विधान परिषदों के ये जो इनकी जो केंद्रीय और विधान परिषद हैं, इनकी इन्होंने क्या कर दी, सीट्स में जो है इन्होंने बढ़ोतरी कर दी। इन्होंने सीट में क्या कर दी थी, बढ़ोतरी कर दी थी। 16 से लेके सीट अब कितनी कर दी गई थी, 60 कर दी गई थी। कितनी कर दी गई थी, 60 कर दी गई थी। और विधान परिषदों में जो इनकी संख्या है वो अलग अलग थी, यानी कि विधान परिषद में किसी स्टेट में अलग है, किसी स्टेट में अलग है, अलग अलग जो इनकी सीट्स कर दी गई थी। और इसके अंदर जो है क्वेश्चंस जो आपके होते थे, जो भी इनके जो भी क्वेश्चन जो है आपके जो सेशंस में होते हैं, जो कि संसद में होते हैं, उनकी संख्या बढ़ा दी गई थी। अब इसके अंदर इन्होंने एक चीज़ और करी थी, कि जो भारत का जो वायसराय है और जो गवर्नर की कार्य परिषद है उसके साथ में एसोसिएशन बनाने का अधिकार दिया था। पहली बार क्या इन्होंने किया था, जो इंडियंस हैं इंडियंस किसके साथ में मिलके, जो वायसराय हैं यानी कि ब्रिटिशर्स जो इंडिया में वायसराय को जो नियुक्त करते हैं, यानी कि जिनका काम ही क्या होता है इंडियंस के ऊपर नज़र रखना, उनके साथ मिलके इंडियंस क्या बना सकते थे, एसोसिएशन बना सकते थे। ऐसा प्रावधान दिया था, किसने दिया था, जो आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट है ऐसा अधिकार दिया था कि भाई इंडियंस वाइसराय के साथ मिलके एसोसिएशन बना सकते हैं। और ऐसे फर्स्ट मेंबर जो कि कार्यपालिका परिषद के प्रथम सदस्य बने थे, जो कि कार्यपालिका परिषद के प्रथम सदस्य बने थे, वो कौन थे, वो उनका नाम था सत्येंद्र नाथ सिन्हा। कौन थे, सत्येंद्र नाथ सिन्हा, जो फर्स्ट बने थे, जिन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें क्या बनाया गया था, वो जो परिषद थी आपकी, जो कार्यपालिका है, जिसके अंदर इंडियंस का कोई ये नहीं है कि उन्हें कोई काम दिया गया या फिर उनका कोई रोल हो, ये बनाए गए थे फर्स्ट जो एसोसिएशन बना सकते थे। और इन्हें क्या बनाया गया था, इन्हें कौन सा पद दिया गया था, इन्हें बनाया गया था विधि सदस्य। इन्हें क्या बनाया गया था, विधि सदस्य के पद पर इन्हें नियुक्त किया गया था सत्येंद्र नाथ सिन्हा। ऐसे फर्स्ट इंडियन जो वायसराय के साथ में कार्यपालिका परिषद के अंदर पहले भारतीय जो कि नियुक्त करे गए थे, और इनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है ऐसे फर्स्ट इंडियन थे जो कि कार्यपालिका के अंदर नियुक्त होने वाले फर्स्ट मेंबर बने थे वायसराय के साथ में। ठीक है, अब ये अलग अलग जो है सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कहा जाता है लॉर्ड मिंटो। ये जो हैं लॉर्ड मिंटो, जो आपके ये जो लॉर्ड मिंटो है, इनको क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कहा जाता है। किन्हें, लॉर्ड मिंटो को। यानी कि अब तक आपने कितना देखा है, अब तक हमने देखा कि 1892 का अधिनियम आ गया, और हमने क्या किया है, भारत परिषद अधिनियम आया है 1861 का। इससे पहले क्या आया था, इससे पहले आया था जो ताज का शासन है 1858 का अधिनियम। ये क्या हो रहा है, ये आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे 1861 का आया, 1892 का आया, इसके बाद आया 1909 का, अब इसके बाद आता है 1909, इसके बाद आता है 1909, जिसे कहा जाता है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो है इन्हें कहा जाता है। और इसे कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, भारत सरकार का अधिनियम। क्या कहा जाता है, भारत सरकार का अधिनियम। 1909 के अंदर मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आए थे, और उस टाइम पर मोंटेग्यू कौन थे, भारत सचिव थे। वो कौन थे, भारत सचिव थे। और जो ये जो हैं आपके कौन है, मोंटेग्यू, ये जो चेम्सफोर्ड है, ये कौन थे, ये थे भारत के वायसराय। उस टाइम पर क्या थे, भारत के वायसराय। ये जो अधिनियम है, ये जो 1919 का अधिनियम आया है, ये अधिनियम कब पास किया गया था या फिर कब लागू किया गया था, 1921 के अंदर। 1921 के अंदर जो है ये अधिनियम लागू किया गया था। और इसके अंदर क्या किया गया था,
केंद्रीय और भारतीय विषयों की सूची की पहचान करके उन्हें अलग करके पृथक राज्यों में केंद्रित नियंत्रण बनाया गया था। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार दिया गया। यानी कि इसके अंदर क्या किया गया था कि जो आपके हाँ जी, अलग अलग जो प्रांत हैं, अलग अलग जो आपके राज्य हैं, उन्हें अलग अलग अधिकार दिए गए थे कि भाई आप जो है अपने तरीके से जो है वो अपने कानून बना सकते हैं। 1919 के अकॉर्डिंग 1919 के अकॉर्डिंग और इसके अंदर जो इंडियन की जो पावर्स थी पावर्स जो है इन्होंने दो उसमें डिवाइड कर दी थी। पावर जो है दो पार्ट में डिवाइड कर दी थी। एक तो थी हस्तांतरित पावर, एक कौन सी थी? हस्तांतरित, यानी कि ट्रांसफरेबल, जिसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरी थी आरक्षित। आरक्षित कौन सी थी? जिसके अंदर कार्यपालिका परिषद की शासन जो है काम करती थी, यानी कि इसके ऊपर अधिकार किसका था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो है अधिकार था। और इसके अंदर क्या किया जाता था? इसके अंदर क्या था कि भैया आप हस्तांतरित जो आपकी पावर्स है वो आप इंडियंस के साथ मिलके जो है काम कर सकते हो, लेकिन जो आरक्षित थी उसके अंदर इंडियंस का कोई इतना खासा रोल नहीं था। ठीक है, तो 1919 का क्या आ गया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आगे। अब देखो 1921 के अंदर जो है ये अधिनियम जो है लागू किया गया था। अब इसके अंदर क्या होता है? 1926 में, जो इसी के टाइम पीरियड में है, 1926 में इन्होंने आयोग का गठन किया था। यानी कि 1926 में एक आयोग का गठन किया गया था, जो कि किसके लिए था? सिविल सर्विसेज के लिए। किसके लिए था? सिविल सर्विसेज के जो लिए है, जो इन्होंने, यानी कि जो आज आप देखते हो यूपीएससी, जिसे आप क्या देखते हो? यूपीएससी। इसके अंडर जो आपका जो भी कुछ भी करना होता है, हर चीज़ कौन कंडक्ट करता है? यूपीएससी खुद करता है। एग्ज़ाम्स हो या फिर आपका इंटरव्यू वगैरह लिया जाता है, जो कुछ होता है वो सब कुछ कौन क्या करता है? यूपीएससी। और यूपीएससी क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आपके जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह रही हूँ, मतलब इंडियन पॉलिटी है, उसके अंदर कुछ एक बॉडीज़ ऐसी हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, कुछ एक ऐसी है जो कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। तो यूपीएससी कैसी बॉडी है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि इसके लिए अनुच्छेद है संविधान के अंदर। जिस भी कोई भी ऐसा निकाय या फिर कोई भी ऐसा आयोग जिसके लिए संविधान के अंदर क्या दे रखे? अनुच्छेद है, अधिनियम है, अगर वे दे रखे हैं तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी कि संवैधानिक निकाय। क्या कहेंगे? संवैधानिक निकाय। तो 1926 में जो सिविल सर्विसेज है, इनके लिए एक आयोग का गठन किया गया था। और ये ऐसा कब किया गया था? 1926 में। और किसके अंडर किया गया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो हुए थे 1919 के अकॉर्डिंग किया गया था। और पहली बार इसके अंदर क्या किया गया था? इसके अंदर कुछ एक चीज़ें ऐसी है, पहली बार जो बजट है आपका बजट है, पहली बार ये बजट जो है सेपरेट किया गया था। पहली बार जो ये बजट है सेपरेट किया गया था, यानी कि सेंट्रल का बजट सेंटर खुद देखे, और जो स्टेट अपना बजट जो है खुद बना सकता है। अपने आप बनाने के लिए वो क्या है? अधिकृत है। और आपको पता होगा बजट कहाँ पास किया जाता है? लोकसभा या राज्यसभा? तो बजट लोकसभा के अंदर पास किया जाता है। बजट से रिगार्डिंग जो कुछ भी काम होता है वो लोकसभा के अंदर होगा। तो स्टेट्स के अंदर कौन बनाएगा बजट? विधानसभाओं को अधिकार दिया गया कि वो अपना बजट जो है अलग बना सकते हैं। 1926 के अकॉर्डिंग सिविल सर्विसेज के लिए आयोग बनाया गया था, बजट जो है सेपरेट किया गया था। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया था। एक वैधानिक आयोग का इन्होंने गठन किया था, यानी कि जिसका काम क्या था? जिसका काम था हर 10 साल के अंदर जो है अपनी रिपोर्ट इसको पेश करनी होती है। किसको पेश करनी होती है? जो आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट है, एक ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसके अंदर आपको जो है आपने क्या है, हर 10 साल में रिपोर्ट आपने देनी है कि भाई क्या सुधार हो रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसके लिए एक वैधानिक निकाय जो है
और बनाया गया था। तो अब तक हमने कितना पढ़ा है, 1909 का आया मोरले मिंटो सुधार, 1919 का आया मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और इसके अंदर क्या क्या किया गया था, 1926 के अंदर सिविल सर्विसेज की जो है स्थापना करी गई थी, वो एक निकाय बनाया गया। बजट जो है वो सेपरेट किया गया था, सेंटर का अलग और जो आपका स्टेट लेवल है उसका अलग किया गया था। तो चलिए आगे देखते हैं। अब आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन आया था 1927 के अंदर। साइमन कमीशन कब आया था? 1927 के अंदर आया था। और इसमें क्या किया गया था, जो भारत ये कब आया था, 1927 के अंदर। कौन से मंथ था वो उस टाइम पर? नवंबर 1927 के अंदर साइमन कमीशन इंडिया आया था। और जो ये साइमन कमीशन जब आया था तब इसे क्या कहा गया था, ब्लैक इंडिया के अंदर एक कैंपेन चलाया गया था जिसे कहते हैं ब्लैक डे। और इसमें क्या कहा गया था, साइमन गो बैक का नारा जो है दिया गया था। लेकिन ऐसा क्यों किया गया था, ऐसे रीजंस क्या थे कि इन्होंने अगर साइमन कमीशन आया था तो इन्होंने क्या किया था कि उसको इंडियंस ने क्या कहा था कि भैया आप जाओ यहाँ से, हमें नहीं चाहिए। क्योंकि जब साइमन कमीशन 1927 में इंडिया में आया था तब उसका क्या मेन मकसद था, आपको ये देखना है। ये इसका क्या मेन मकसद था? इसका मकसद था कि भारत के अंदर इन्हें क्या करना है, संविधान अगर बनाना है, सबसे पहले ये देखना कि भाई भारतीयों ने किस चीज़ की डिमांड की थी 1857 के बाद में, कि हमें अपना अलग संविधान चाहिए है, हम अपने रूल रेगुलेशंस हम खुद बनाएंगे, उन्होंने कहा था। तो 1927 के अंदर ब्रिटिशर्स की तरफ से एक मतलब कंप्लीट जो एक समुदाय आता है या फिर एक मतलब मेंबर्स की एक कमेटी आती है, और वो क्या करते हैं कि उन्हें ये देखना है कि इंडियंस जो है क्या अपने देश को चलाने के लिए कैपेबल हैं, क्या वो अपने देश को चला सकते हैं। तो इनका मेन मकसद जो साइमन कमीशन आया था, इतना आप मानोगे नहीं कि भाई ये जो साइमन कमीशन है इंडिया में आ गया, ठीक है, भारत का संविधान है, भारत को बनाना है और भारतीयों को ही वहीं रहना है। तो इसमें 1927 के अंदर जो साइमन कमीशन आया था, इसके अंदर एक भी क्या नहीं था, इंडियन मेंबर नहीं था। इसके अंदर कौन नहीं था, एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। इसके अंदर जितने भी पर्सन थे वो सारे क्या थे, वो सारे के सारे क्या थे, वो सारे के सारे थे ब्रिटिशर्स, वो सारे के सारे क्या थे, ब्रिटिशर्स। और ये साइमन कमीशंस कितने मेंबर्स की कमेटी थी, 7 मेंबर्स इसके अंदर थे, 7 मेंबर्स इसके अंदर थे। जो इसके हेड थे वो थे सर साइमन। कौन थे, सर साइमन, ठीक है। तो 1927 के अंदर जो है ये आया था साइमन कमीशन। और इसमें क्या किया गया था, इसके अंदर जितने भी मेंबर्स थे वे सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे। अब ये देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन रहा है इंडियंस का, किसका बन रहा है, इंडिया का, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा किन के लिए, इंडियंस के लिए, ठीक है। रूल रेगुलेशंस किसके लिए बनेंगे, इंडियंस के लिए। उन्हें फॉलो कौन करेगा, इंडियंस करेंगे। रहना किसे है, इंडियंस को, ठीक है। जब इतना सब है, लेकिन ये है ही जब, ये देखो ना, आप जब कंट्री आपकी है, ये तो वही वाली बात होगी, घर आपका है लेकिन कोई और आके उसके ऊपर क्या करे, आपके ऊपर ऑर्डर दे, आपको कहे नहीं तेरे को ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, कुछ भी करना हो, कोई भी बात हो, तो क्या बर्दाश्त करोगे, कोई नहीं करता, ठीक है। साइमन कमीशन ये ऐसे ही लगा लो, जब ये 1927 में आया था तो इसके अंदर एक भी इंडियंस नहीं था। मतलब इन्होंने इंडियंस को इतना कैपेबल समझा ही नहीं कि वो अपने लिए संविधान बना सके या फिर वो अपने लिए सही डिसीजन जो है ले सके, ठीक है। इन्हें क्या लगा है ब्रिटिशर्स को कि इंडियंस इतने कैपेबल हैं ही नहीं कि वो अपने देश को चला सकें, अपने देश के लिए अच्छे तरीके से वो सोच सकें। यानी कि इंडियंस के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है ही नहीं कि वो अपने देश को, अपने घर को वो रन कर सके, उनके लिए अच्छे संविधान बना सके, अपने लोगों के लिए अच्छे कानून बना सके और अपने देश को जो है चला सके। नहीं, इन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा। तो 1927 के अंदर साइमन कमीशन आया था इंडिया में और इसके हेड कौन थे, सर साइमन, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया था, जो ये आयोग है 1930 के अंदर इस आयोग का जो है मतलब 1930 के अंदर 1930
और 31 और 32, ये जो 3 थे 1930, 31 और 2, इसके अंदर क्या हुई थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। 3 अलग अलग जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करवाई गई थी, जिसका क्या था, गोलमेज सम्मेलन। तो 1927 के अंदर जो ये आया था साइमन कमीशन, इसका क्या था, इंडियंस ने इसका क्या था, बायकॉट, जो क्या है, बॉयकॉट, कि इन्होंने इंडियंस ने इसका क्या कर दिया था, बहिष्कार, कि हमें ऐसा कोई कानून नहीं चाहिए जिसके अंदर आपको ये लगता ही नहीं है कि इंडियंस कैपेबल हैं या फिर इंडियंस अपने देश के लिए कानून बना सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया था कि कोई भी इंडियन इसके अंदर नहीं था। इसके अंदर सारे के सारे मेंबर कौन थे, 7 के 7 मेंबर्स कौन थे, ब्रिटिशर्स थे। और ब्रिटिशर्स ही हमें ये बता रहे थे कि आपको अपने देश को रन कैसे करना है, ठीक है। कोई दूसरा हमें कोई क्यों बताएगा कि हमें कैसे चलना है ना। वी आर इंडियंस, वी ऑल आर इंडियंस, ठीक है। तो इन्होंने क्या समझा था कि भाई आप जो इंडियंस है वे अपने लिए क्या नहीं ले सकते, डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। तो साइमन गो बैक उसी टाइम पर क्या कर दिया था, इंडियंस ने इसके लिए कैंपेन चलाया कि हमें ऐसा कोई भी कानून नहीं चाहिए जिसके अंदर इंडियंस ही ना है, इंडियंस ही नहीं है, सारे के सारे वाइट पीपल इसके अंदर थे। तो इंडियंस ने इसका क्या किया था, बहिष्कार किया था। और 1930 और 1930, 31 और 32 के अंदर 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसके अंदर ये डिसीजन किया गया था कि भाई इंडियंस को अगर अपना संविधान बनाना है तो वो कैसे क्या मतलब उसका रूल रेगुलेशंस होंगे, कैसे वो उसको चलाएंगे। हाँ, 1932 के अंदर क्या हुआ था, 1932 के अंदर एक, हाँ जी, 1932। अब 1932 के अंदर जो है इन्होंने क्या किया था, एक अवार्ड उस टाइम पर क्या था, एक सांप्रदायिक अवार्ड है जिसे कहा जाता है कम्युनल अवार्ड, जिसे हिंदी में कहा जाता है सांप्रदायिकता अवार्ड, जिसे क्या कहा था 1932 के अंदर आता है, जिसे कहा जाता है सांप्रदायिकता अवार्ड, कम्युनल अवार्ड है। और इसकी घोषणा करी गई थी, कौन थे उस टाइम पर, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड। कौन थे, मैकडोनाल्ड। इन्होंने 1932 में इसकी जो है स्थापना करी थी। इसके अंदर अलग अलग जो है काम किए गए थे, जैसे अनाउंस्ड बाय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। इसके अंदर क्या किया गया था, जो माइनॉरिटीज़ है उनके राइट्स के लिए था। मुस्लिम मेजॉरिटी कम करी गई थी पंजाब और बंगाल में। और ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है ये किस में बढ़ाई गई थी, असम और जो अदर प्रोविंसेस है उसके अंदर करी गई थी। लेकिन इसे रिजेक्ट किसने किया था, कांग्रेस ने, रिजेक्टेड बाय कांग्रेस। अब 1932 के अंदर एक समझौता है जो साइन किया गया था, जिसे कहा जाता है 1932 का पूना पैक्ट, जिसे कहा जाता है 1932 का पूना पैक्ट। 1932 में जो है ये जो है भाई पूरी की पूरी क्लास मेरी गई। हाँ जी, 1932 के अंदर पूना पैक्ट जो है, पूना पैक्ट जिसे हम कहते हैं पूना समझौता, ये जो है साइन किया गया था। पूना समझौता किसके लिए था, ये मेनली था जो आपकी माइनॉरिटीज़ हैं, एससीज़ और एसटीज़ के लिए, ठीक है, एससीज़ और एसटीज़ के लिए था। 1932 के अंदर एक जो है समझौता साइन होता है, वो कौन सा था, 1932 का पूना पैक्ट जो है वो साइन किया जाता है। किस किस के बीच में होता है, ये साइन किया जाता है महात्मा गांधी और जो अम्बेडकर हैं, महात्मा गांधी जी, MK गांधी आपके और अम्बेडकर, उनके बीच में जो है ये जो पूना पैक्ट है वो क्या किया जाता है, साइन किया जाता है। उस टाइम पर 1932 की अगर बात करी जाए तो उस टाइम पर जो आपके महात्मा गांधी है राष्ट्रपिता, ठीक है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो है उस टाइम पर 1932 में एक जेल के अंदर थे, ठीक है, एक जेल के अंदर थे। वो जेल कहाँ है, मुंबई, पुणे के अंदर जो वो जेल है उसका नाम क्या है, यरवदा जेल। क्या नाम है, यरवदा जेल। जो 1932 के अंदर जो समझौता साइन किया गया था महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी के बीच में, तो वो क्या थी, यरवदा जेल के अंदर वो जो है समझौता साइन किया गया था। और इसके अंदर
इसके अंदर क्या था, संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दलितों के लिए स्थान क्या किए गए थे, आरक्षित किए गए थे। यानी कि जो आपकी एससीज और एसटीज़ हैं उनके लिए क्या किया गया था, रिजर्वेशन, उनके लिए क्या किया गया था, रिजर्वेशन जो है किया गया था 1932 के अंदर, जो ये समझौता साइन हुआ था। और कौन सी वो जेल थी जिस जेल के अंदर ये पैक्ट जो है साइन किया गया था, वो थी यरवदा जेल। यरवदा जेल कहाँ है, पुणे के अंदर है यरवदा जेल। और किस किस के बीच में हुआ था, महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में जो ये जो पैक्ट है साइन किया गया था 1932 के अंदर। 1932 में कौन सा अवार्ड जो है घोषित किया गया था, जो कि किसने किया था, ब्रिटिश पीएम ने किया था, रैमजे मैकडोनाल्ड ने, जिसे जो है 1932 का कम्युनल अवार्ड, जिसे हिंदी में कहा जाता है सांप्रदायिकता अवार्ड, जिसे क्या कहा जाता है, सांप्रदायिकता अवार्ड। अब आ जाता है भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 जो भारत शासन अधिनियम है 1935, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि जब आपका भारत शासन अधिनियम, जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया जाता है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो आपको पता है, जो इंडियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, मतलब अलग अलग देशों से हमने उनमें से कुछ ना कुछ बातें ऐसी है, कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी है जो हमने ले रखी है। जैसे कि अमेरिका से हमने क्या ले रखे हैं, मौलिक अधिकार। अगर कनाडा की जैसे वो बात करी जाए किनकी, जो आपकी फ़ंडामेंटल राइट्स है, ड्यूटीज़ हैं, जो आपकी फ़ंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो कहाँ से ले रखी है, आयरलैंड से। ठीक है, राज्यपाल की शक्तियाँ कहाँ से ले रखी हैं, ये ऐसे करके हमने जो है अलग अलग देशों से जो है हमने कुछ उनकी जो विशेषताएं हैं वो हमने इकट्ठी करके क्या बनाया हुआ है, भारत का जो संविधान है वो तैयार कर रखा है। उसमें सबसे ज़्यादा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रोल प्ले करता है वो है 1935 का भारत शासन अधिनियम 1935, जो कि एक मील के पत्थर का काम करता है, एक मील के पत्थर का काम करता है। यानी कि इसके अंदर से हमने 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां एज इट इज़ जो हमने ले रखी हैं, किस अधिनियम के अंदर, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है वहाँ से हमने ले रखी हैं। अब एक 1935 से आप एक चीज़ और याद रखना, जो आपका आरबीआई है, जो आपका आरबीआई है यानी कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या है, इंडिया का एपेक्स बैंक है। ये क्या है, एपेक्स बैंक है। यानी कि और आरबीआई को और क्या कहा जाता है, आरबीआई को कहा जाता है बैंकर ऑफ द बैंक्स। यानी कि जितने भी बैंक्स हैं उन सब का एक बैंक है, कौन है, आरबीआई बैंक, जो क्या करता है, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी को जो है क्या करता है, कंट्रोल करता है। आपके अंदर अगर कोई भी देश है, कोई भी मतलब इंडिया है, तो उसके अंदर क्या करता है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को जो है ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। फाइनेंशियली जो भी सपोर्ट, जो भी अगर आरबीआई है, इसका काम क्या होता है, मतलब ये क्या करेगा, बैंकों को जो है लोन प्रोवाइड करेगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको कौन हैंडल करेगा, आरबीआई करेगा। तो एपेक्स बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन सा है, आरबीआई है। और आरबीआई की स्थापना कब करी गई थी, आरबीआई की स्थापना करी गई थी 1935 में 1 अप्रैल। कब करी गई थी, 1 अप्रैल 1935 में करी गई थी। और आरबीआई की स्थापना कब करी गई थी, 1934 के एक एक्ट के अकॉर्डिंग करी गई थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीआई की स्थापना जब करी गई थी तो उस टाइम पर एक कमेटी थी जिसे मतलब एक कमीशन था, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है हिल्टन यंग कमीशन, जिसे कहा जाता है हिल्टन यंग कमीशन। ये जो हिल्टन यंग कमीशन था, इसकी रिकमेंडेशन के ऊपर 1935 1 अप्रैल के अंदर आरबीआई की स्थापना करी गई थी। और ये कौन सा अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम 1935 था, जिसके अकॉर्डिंग जो है इस भारत के अंदर किस चीज़ की स्थापना करी गई थी, 1935 में इंडिया का जो एपेक्स बैंक है यानी कि आरबीआई, इसकी स्थापना जो है करी गई थी। तो भारत शासन अधिनियम 1935 का काफ़ी हद तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है रोल है कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब आपका तैयार किया गया था उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो 1935 के एक्ट से एज इट इज़ उठा के हमने भारतीय संविधान के अंदर ऐड कर दी हैं, जो हमने क्या कर दिया, भारतीय संविधान के अंदर ऐड कर दी हैं।
जब आपको भारत शासन अधिनियम, जब हमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो देखते हैं उसके अंदर कुछ अनुसूचियां हैं। अगर प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे तो अब कितनी अनुसूची हैं? 12 शेड्यूल्स जो हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था, जब उस टाइम पे कितनी थी? 10 शेड्यूल्स थी। कितनी थी? 10 शेड्यूल्स थी, 10 अनुसूचियाँ थी। जो 8वीं अनुसूची आपकी, जो भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची है, ये किसको दिखाती है? जो इंडिया में 22 भाषाएं हैं उनको दिखाने के लिए कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची है। जब भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ था, जब कितनी अनुसूची थी? 10 अनुसूची थी। और अब एट प्रेजेंट कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची हैं। कितनी अनुसूची हैं? 12 अनुसूची हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जब ये भारतीय संविधान बना था तब थी कितनी अनुसूचियाँ थी? 10 अनुसूचियाँ हमने एज इट इज़ यहाँ से ले रखी हैं। जो 7वीं आपकी अनुसूची है, ये जो 7वीं अनुसूची है, इसके अंदर 3 अनुसूचियाँ होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है आपकी यूनियन काउंसिल, ठीक है, यानी कि यूनियन शेड्यूल, जिसे क्या कहते हैं? संघीय सूची। क्या कहा जाता है? संघीय सूची। यानी कि जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बनाएगी? रूल एंड रेगुलेशंस बनाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बनाएगी? रूल एंड रेगुलेशंस बनाएगी। जब भारतीय संविधान बनाया था, जब संघ सूची में, तब कितने इसके अंदर विषय थे, यानी कि कितने सब्जेक्ट इसके अंदर थे? तब थे इसके अंदर 59 सब्जेक्ट्स। दूसरी होती है आपकी राज्य सूची। जब भारतीय संविधान बना था तब राज्य सूची में कितने विषय थे? 54, यानी कि 54 सब्जेक्ट इसके अंदर ऐड किए गए थे। और जब एक इसके अलावा होती है कंकरेंट लिस्ट, इसके अलावा क्या होती है? कंकरेंट लिस्ट, जिसे कहा जाता है समवर्ती सूची। यानी कि 7वीं अनुसूची के अंदर आपकी 3 अनुसूची आती है, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जब समवर्ती सूची इसके अंदर ऐड करी गई थी तब उस टाइम पर इसके अंदर कितने सब्जेक्ट थे? 36 जो है इसके अंदर सब्जेक्ट थे। तो आपने देखा कि 1935 का कितना रोल है, कैसे इसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपना जो है रोल प्ले किया था 1935 के अकॉर्डिंग। 1935 का जो ये अधिनियम था वो बनाया गया था, जिसने क्या किया था? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काफ़ी हद तक इसने काफ़ी अच्छा रोल जो है प्ले किया था। ठीक है, अब 1935 का जो अधिनियम है, इसके अंदर क्या किया गया था? जो इंडिया है, यानी कि इंडिया है, उसके अंदर क्या किया गया था? जो द्वैध शासन प्रणाली है। द्वैध शासन प्रणाली का क्या मतलब होता है? द्वैध शासन का मतलब होता है यानी कि डायरकी। क्या है? डायरकी का क्या मतलब होगा? डायरकी का मतलब होता है जब आप 2 अलग अलग, यानी कि जितनी भी आपकी एक कंट्री की जो पावर है ना, एक कंट्री की जो पावर है, आप उनको क्या कर देते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे? एक करोगे आप सेंट्रल की तरफ से और एक करते हो आप स्टेट्स। यानी कि सेंट्रल की जो भी कुछ भी करना, जो भी पावर्स है वो सेंटर के अधीन होगी, स्टेट की पावर होगी वो अधीन होगी। जैसे कि सेंटर के अंदर अगर आप देखोगे, सेंटर के अंदर होता है प्रेसिडेंट और स्टेट के अंदर होता है गवर्नर। ठीक है, सेंटर के अंदर होगा पीएम और जो आपका स्टेट होता है उसके अंदर क्या होता है? सीएम। इन दोनों की जो है, इनकी पावर्स जो है सेम होती है। जो सेंट्रल लेवल पर पीएम होता है, वही स्टेट लेवल पर क्या होता है? सीएम होगा। ठीक है, आपका चीफ मिनिस्टर वो होंगे। यानी कि पावर्स जो इन्होंने डिवाइड कर दी थी। और इसके अंदर क्या किया गया था? इसके अंदर आरबीआई की स्थापना करी गई थी। और अब क्या करी गई थी? इसके अलावा क्या करी गई थी? जो आपकी यूपीएससी है उसकी भी स्थापना करी गई थी। और इसके अंदर क्या किया गया था? इसके अंदर क्या किया था? यूपीएससी की स्थापना करी गई थी, यानी कि संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना करी गई थी। और 1937 में एक संघीय न्यायालय, यानी कि एक फेडरल कोर्ट, उसकी स्थापना जो है करी गई थी। कब करी गई थी? 1935 के अधिनियम के अकॉर्डिंग करी गई थी। तो 1935 का जो है बहुत अच्छा जो है रोल प्ले करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका तैयार किया गया था उसके अंदर 1935 का जो है एक अच्छा खासा रोल है जो प्ले करता है। अब इसमें एक लास्ट अधिनियम और है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। जब इस टाइम तक
इस टाइम तक क्या किया गया था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया था और सत्ता के हस्तांतरण के लिए भारत भेजा था। इन्होंने क्या किया था, जो लॉर्ड माउंटबेटन है उसको क्या किया था, सत्ता के हस्तांतरण के लिए। सत्ता का हस्तांतरण का क्या मतलब है, यानी कि जो आपकी पावर्स है, आपकी जो पावर्स है वो सारी की सारी इन्होंने किसको दे दी थी, इंडियंस को, कि भाई अब आप अपने देश को चलाओ, अब आप अपने देश को जो है चलाओ। ठीक है, आपने देखा कितने सारे एक्ट आए, कितने सारे अधिनियम आए, किसी में कोई बात करेगी, किसी में कोई बात करेगी, लेकिन इन्होंने किसी भी अधिनियम में ये नहीं कहा कि भाई हम इंडियंस के ऊपर जो है कंट्रोल नहीं करेंगे। जब ताज का शासन स्टार्ट होता है तब क्या होता है, तब ये होता है कि इंडियंस के ऊपर ब्रिटिशर्स नज़र रखेंगे, लेकिन वे क्या करेंगे, अब इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखेंगे। अब ये किसी भी एक पर्सन को वाइसराय बना के इंडिया के अंदर अपॉइंट करेंगे और वो रिपोर्ट देगा, किसको देगा, ब्रिटिशर्स को देगा रिपोर्ट जाके। ठीक है, माउंटबेटन योजना को कानूनी रूप प्रदान करने के लिए 18 जुलाई 1947 को, ठीक है, 18 जुलाई 1945 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया गया था। और इसके अंदर क्या क्या था, 2 डोमिनियन स्टेटस बनाए गए थे। 15 अगस्त 1947 को ये बनाया गया था और 2 नवगठित देशों के बीच में, बंगाल और पंजाब के बीच में प्रांतों में ये जो है हस्तांतरित कर दी गई थी। और इसका जो है इसका क्या मोटिव क्या था, 20 फरवरी 1947 को जो क्लीमेंट एटली है, यानी कि उस टाइम पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है उसने घोषणा करी थी कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन जो है समाप्त हो जाएगा, यानी कि 30 जून 1947 को भारत के अंदर जो है ब्रिटिशर का जो शासन है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेटस जो है इसको मतलब इसको जो है बना दिया जाएगा, फिर अलग जो है डोमिनियन की जो इसके अंदर स्थापना करी जाएगी 1947 के अकॉर्डिंग। और जो है ये जो योजना थी वो कौन सी योजना कहलाती है, माउंटबेटन योजना। इसे क्या कहा जाता है, माउंटबेटन योजना कहा जाता है। और 1947 के अंदर ये आखिरी अधिनियम था जो ब्रिटिशर्स की तरफ से था। और अब क्या किया गया था, 15 अगस्त 1947 को भारतीय रियासतों पर जो ब्रिटिश संप्रभुता है वो जो है समाप्त कर दी गई थी। और इसके साथ साथ जो भी थे अलग जो इन्होंने जो भी इनके अधिनियम जो इन्होंने पीछे किए थे वे सारे के सारे जो है ख़त्म कर दिए जाते हैं। और 1947 के बाद में इंडियंस का अपने देश के ऊपर अपना कंट्रोल हो जाता है। तो जो लास्ट जो ये योजना आई थी वो कौन सी थी, 1947 की थी, जिसे कहा जाता है माउंटबेटन योजना। और उस टाइम पर जो है ये यहाँ पर ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड में कौन जो थे पीएम थे वो थे क्लीमेंट एटली। वो कौन थे, क्लीमेंट एटली। ठीक है, क्लीमेंट एटली जो हैं वहाँ पर पीएम थे। और इन्होंने क्या किया था कि भाई अब इंडियंस को जो है हम फ्रीली छोड़ रहे हैं। और अब क्या करेंगे, जो ये कानून पास किया गया था ब्रिटेन में, भारत सचिव का पद जो है समाप्त कर दिया था इन्होंने। और इनकी जो शक्तियाँ थी वो क्या कर दी थी, उन्होंने राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य का सचिव को हस्तांतरित कर दी थी। यानी कि अब ये क्या बनाई गई थी, ये क्या बन गई थी, इंडियंस अब जो ब्रिटिश कॉलोनीज़ थी जिन्हें क्या कहा जाता है, कॉमनवेल्थ नेशंस, इन सब से जो है अभी ने आज़ाद कर दिया गया था। और अब इंडियंस क्या थे, आज़ाद थे। तो ये था एक लास्ट अधिनियम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर जो आप करते हैं उससे पहले कुछ एक अधिनियम होते हैं जिससे कहा जाता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। और फाइनली मैंने अच्छे से जितना मेरे से हो पाया वो मैंने आपके लिए किया है। और आपको ये अधिनियम जो मैंने करवा दिए हैं इम्पोर्टेंट अधिनियम थे, आप इनको अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से इनको प्रिपेयर करो। आप इनके बारे में जितना हो सके इम्पोर्टेंट बातें आप जो है याद करके चलो, कौन से टाइम पे कौन सा अधिनियम है। जैसे 1909 का है, 1919 का है, 1935 का है। ये है कम्युनल अवार्ड कब आया था, पूना समझौता कब हुआ था, साइमन गो बैक कब आया था, 1937 में आया था। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट कब आया था, ये सारे
ठीक है, जितना हो सके भैया अपने आप नोट्स बनाओ, अच्छे से इनको प्रिपेयर करो। और फाइनली न्यूज़पेपर ऑफ 15 अगस्त ऑफ 1947, 15 अगस्त 1947 का ये न्यूज़पेपर दे रखा है, जिसके अंदर दे रखा है इंडिया इंडिपेंडेंट। और तब जाके वो एक खुशी का पल था, वो एक हमारे लिए बहुत मतलब जिसे बोलते हैं ना मेमोरेबल डे, जो हम आज मनाते हैं 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस हमारा इंडियंस के लिए जो मनाया जाता है 15 अगस्त 1947 का। उस दिन सुबह का ये न्यूज़ है जो उस मॉर्निंग का है, न्यूज़पेपर ऑफ 15 अगस्त 1947, जिसके अंदर लिख रखा क्या है, इंडिया इंडिपेंडेंट, ब्रिटिश रूल एंड्स। इंडिया इंडिपेंडेंट 15 अगस्त 1947 को जो है ब्रिटिश इंडिया जो है कंप्लीट उनसे बाहर हो गया था। और 15 अगस्त अगर इससे पहले क्या हुआ था, 14 अगस्त 1947 किसका ये डे है, किसका मतलब फ्रीडम डे मनाया जाता है, ये है पाकिस्तान का। 14 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है। और अब दो अलग कंट्रीज़ जो है बन के तैयार होती हैं, एक पाकिस्तान और एक भारत, ठीक है। 15 अगस्त 1947 का ये न्यूज़पेपर है जब क्या हुआ था, इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि इंडिया अब जो है इंडिपेंडेंट हो गया था। सो गाइज़, जितने भी इम्पोर्टेंट आपके अधिनियम थे, जो भी इम्पोर्टेंट एक्ट थे, वो मैंने आपको करवा दिया। जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें थी वो आपने सीख ली हैं, देख ली हैं। अब आप अच्छे से किसी भी बुक से अगर आप करोगे, आप उठा के देख लेना, कर लेना, आपको अच्छे से समझ आएगा। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनता कैसे, अब ऐसे ही इसकी कम्प्लीटली सीरीज चलेंगी, ऐसे ही हमारी जो इंडियन पॉलिटी है वो कवर अप होगी। तो गाइज़, फाइनली अगर देखा जाए, दिस इज़ द लास्ट स्लाइड ऑफ टुडे। ये हमारी आज की लास्ट स्लाइड है। उस टाइम पर वी कैन नॉट फील कि भाई उस टाइम पर कितना लोगों को क्या फ़ील होता है। जैसे आज हम बैठे हैं, जब आज भी 15 अगस्त होती है तो अलग ही आपकी फ़ील होती है। आप देखते होगे इंस्टाग्राम पे अलग लगा रखा है, किसी ने व्हाट्सएप पे अलग लगा रखा है, सबके अलग अलग स्टेटस होते हैं, मतलब अलग ही खुशी होती है वो। तो फाइनली अगर आपको देखा जाए, आपकी लाइफ है, मतलब आज की जो कंडीशन है उसको देखते हुए भी दिस इज़ द वेरी राइट थिंग। आप ये देखिए, मतलब सच्चाई है। आप देखोगे असल में देखा जाए तो आज़ादी दी नहीं जाती बल्कि हासिल करनी पड़ती है। 1947 का वो दिन, 15 अगस्त 1947, जो ये न्यूज़पेपर है, जब इस न्यूज़पेपर के अंदर जो ये हेडलाइन है, आप ये देखो, इस हेडलाइन को यहाँ तक आने में कितनी सारी प्रॉब्लम्स, कितने सारे क्रिटिसिज्म, कितने सारे क्राइसिस, और हमने आज तक इस डेट तक हमने अपने कितने सारे जो हमारे इतने अच्छे नेता थे जिसने हमारे देश को रन किया, जो आज तक हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, जिन्हें हम आज भी याद करते हैं, जिनकी वजह से हम यहाँ बैठे हैं, जिनकी वजह से आज हम इस देश को रन कर रहे हैं, हमारे लीडर्स, हमारे सोल्जर्स और हमारे इतने मतलब रिस्पेक्टेड जो पीपल है इंडियंस के, जिन्होंने सेल्फलेस सर्विस की, जिन्होंने अपनी जान के बारे में कभी नहीं सोचा, और उन्होंने एक मतलब ये होता है ना कि एकदम स्वतंत्रता सेनानी, एकदम अपने भारत माता के लिए जिन्होंने अपनी जान तक दे दी, ठीक है। इस लाइन को यहाँ तक आने में उनका कितना बड़ा सपोर्ट था जब इंडिया आज़ाद हो गया। लेकिन वे पर्सन्स जिन्हें हमने खो दिया है, वो उनकी इस टाइम पर हमारे दिल में कैसा वो फील करते होंगे, कैसा उनको लग रहा होगा कि जिन लोगों को हमने इस आज़ादी के लिए खो दिया, आज वही उसे देखने के लिए नहीं है। तो गाइज़, मिली ज़रूर हमें आज़ादी, लेकिन इस आज़ादी में हमारे इतने अच्छे लीडर्स, हमारे लिए जो हार्टफुली हम उनके लिए थैंकफुल हैं कि आज हम उनकी वजह से यहाँ हैं। जो उनकी सेल्फलेस सर्विस थी, जो उन्होंने हमें इस देश के लिए करी थी, वो हमेशा ही क्या होगी, हमारे मन में रहेगी। और हम हमेशा ही उनके लिए कितने होंगे, हमेशा ही उनके लिए कृतज्ञ रहेंगे, हमेशा ही उनके लिए हार्टफुली थैंकफुल रहेंगे। सो गाइज़,
दिस इज़ द लास्ट स्लाइड ऑफ टुडे। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। और आज हमने जितने भी इम्पोर्टेंट जो भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था इंडियन पॉलिटी का वो मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब इससे आगे आपकी जो पॉलिटी है वो नॉर्मली चलेगी ऐसे ही। अब जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कैसे हुई थी, आगे प्रियम्बल है, वो सब हम ऐसे ही सीरीज़ वाइज जो है करते रहेंगे। तो आई होप गाइज आपको अच्छा लगा होगा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन और ऑलवेज स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग, कीप ग्लोइंग। और गाइज इस पेंडेमिक के टाइम में अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखें। सो थैंक यू वेरी वेरी मच।